Hello there, welcome back to Gaurav Tutorials. In this video, we will be talking about the cell envelopes and its modification. हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल एनवलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए बच्चों, वीडियो थोड़ा सा डिटेल हो सकता है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ में आपकी एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, नोटबुक और पेन। ठीक है, चलिए सेल एनवलप्स के बारे में बात करते हैं। तो जब आप बैक्टीरियल सेल को देखते हैं, ठीक है, जब आप बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको तीन कवरिंग देखने मिल जाती है। ठीक है, तीन एनवेलोप देखने मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, मतलब फ्रॉम द आउटसाइड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यू हैव दिस आउटर कवरिंग, राइट, यू हैव दिस आउटर कवरिंग। दिस आउटर कवरिंग बॉयज एंड गर्ल्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। इसे बच्चों कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होती है ये बाहर वाली पार्ट, इसे कहा जाता है सेल वॉल। ओके, सो द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द एनवेलोप वुड बी सेल वॉल, एंड लास्टली द थर्ड वन, as you all would know, is this yellow part. It's called as plasma membrane. It's called as plasma membrane. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तीनों ही के बारे में एकदम डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, मैं ना ग्लाइकोकैलिक्स को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज ऑल योर ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ऑल योर ग्लाइकोकैलिक्स। तो अगर मेरे को इसके बारे में लिखना हो तो मेरे को सबसे पहला पॉइंट तो क्या मिल जाता है लिखने के लिए, मेरे को ये पता चल जाता है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है ये। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगा किसका बनता है, यूजुअली ये बनता है म्यूसिलेज का। ठीक है, outermost layer of mucilage अच्छा, ये जो म्यूसिलेज का लेयर है ये बनता किसका है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड्स। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड मतलब ग्लाइको प्रोटीन्स वगैरह का ये बनता है। नॉन सेल्यूलोजिक polysaccharide, I'm sorry for this. It is made up of non-cellular polysaccharides. ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकता है कि प्रोटीन एब्सेंट हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, विद और विदाउट प्रोटीन्स। ऑलराइट, चलिए अब मैं क्या देखूंगा, जब मैं इस ग्लाइकोकैलिक्स को ऑब्जर्व करने वाला हूँ तो अज्यूम करिए कि ये मेरी सेल है, ये मेरी सेल है। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर अरेंज्ड है थोड़ा लूजली, ठीक है, इफ इट इज अरेंज्ड लूजली, ऑलराइट, इफ इट इज अरेंज्ड लूजली, इन दैट केस आई विल बी कॉलिंग इट एज अ स्लाइम लेयर। आई विल बी कॉलिंग इट एज अ स्लाइम लेयर। ऑन द अदर हैंड, इफ आई हैव अ बैक्टीरियल सेल और इसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स का एकदम कंपैक्टली अरेंज है। ठीक है, अगर कंपैक्टली अरेंज होगा तो उस केस में इसे स्लाइम लेयर नहीं कहा जाएगा, उस केस में इसे हम लोग कह देंगे क्या, कैप्सूल। क्या बोल देंगे, कैप्सूल बोल देंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में हो सकता है, या तो स्लाइम लेयर होगा या तो कैप्सूल होगा। स्लाइम लेयर है मतलब वो लूजली अरेंज है, और कैप्सूल है मतलब वो एकदम कंपैक्टली अरेंज है। नाउ इनका फंक्शन जो है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं इसको, बट मेजर फंक्शन इन दोनों का ही क्या होता है, चाहे वो स्लाइम लेयर हो चाहे वो ग्लाइकोकैलिक्स हो, इनके ना सेकेंडरी फंक्शंस बहुत सारे हैं। देखिए स्लाइम लेयर हो, कैप्सूल हो या ना हो, प्लांट हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स होगा ये, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स इन माय बैक्टीरियल सेल, आई वुड फाइंड ये क्या बन जाएगा, इट विल बी बिकमिंग डेसिकेशन रेजिस्टेंट हो जाता है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको जलाऊंगा ना तब भी ये जलने वाला नहीं है, इसके ऊपर है ना
इसके ऊपर हीट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तो आपको पता होगी, जहां पर जो हमारे अमीबॉइड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को एंगल्फ कर जाते हैं, उस इवेंट को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो अगर हमारे बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल है या स्लाइम है तो फैगोसाइटोसिस से बच सकता है। दूसरा, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल, यहीं पे लिख देते हैं टॉक्सिक ड्रग्स और केमिकल्स। तो अगर मैं दवाइयां लेता हूं, ठीक है, तो दवाइयों से भी ये क्या कर सकता है, मेरे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है, टॉक्सिक ड्रग्स। ऑलराइट, इसके अलावा मैं क्या देख पाऊंगा, इट ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस, ठीक है, वायरस इन्फेक्शन होता है उससे भी हमारे बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, बचा सकता है, क्योंकि वायरस को अटैच करने के लिए अपने जो टेल पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसको यहाँ पर अटैच करने के लिए उसको क्या है, सरफेस मिल ही नहीं पाएगा, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल और स्लाइम्स होते हैं उनका एक और फंक्शन क्या हो जाता है, हमारे बैक्टीरिया को वायरस के इन्फेक्शन से बचाना। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द अटैचमेंट, ये हमारे बैक्टीरियल सेल को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ में, सरफेस के साथ में अटैच करने में मदद करता है। और लास्टली बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर ये क्या करेगा, ये कैप्सूल कैप्सूल के होने की वजह से हम देखेंगे हमारे बैक्टीरिया के पास पैथोजेनेसिटी आ जाती है, ठीक है, पैथोजेनेसिटी आ जाती है, जिसका एकदम क्लासिकल एग्जांपल है एस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में देखा गया है कि दो तरह की कॉलोनीज होती हैं, एक होती है रफ कॉलोनी जिसके ऊपर ये कैप्सूल एब्सेंट होता है, और दूसरी होती है स्मूथ कॉलोनी। तो ऐसा देखा गया था कि जब स्मूथ कॉलोनीज हमें इन्फेक्ट करती हैं तो ही हमें निमोनिया होता है, और रफ कॉलोनीज, अगर हम रफ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं तो हमें ये निमोनिया हो पाता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो हमने बात करी वो बात करी किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल वॉल। देखिए सेल वॉल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रोल ऑफ अ सेल वॉल। थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कैन बी द रोल ऑफ अ सेल वॉल फॉर अ बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, प्लांट के केस में सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है बच्चों, प्लांट के केस में सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है बताइए। देखिए सेल वॉल जो होती है उसका मेजर फंक्शन जो है वो क्या होता है, प्रोवाइड करना, मैं इसको थोड़ा सा मोटा ले लेता हूँ ना, तो बैक्टीरियल सेल, if at all it has a cell wall on it, in fact it must have a cell wall on it, it provides shape and structural rigidity, shape and स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, सेल वॉल के द्वारा। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि जो सेल वॉल है ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल जो है ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है बच्चों, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है हमारी सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन प्रेजेंट है बच्चों, सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल एक और काम करती है, इट प्रिवेंट्स द बस्टिंग ऑफ सेल, ठीक है, इट प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल, हमारी सेल को फूटने से बचाती है। अच्छा बस्टिंग ऑफ सेल, सेल कब फूट सकता है, जब हम सेल को रख देंगे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है उसके लिए आपको मैं एक ऑस्मोसिस का वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा, और आपको भी ध्यान में रख के रखना है कि सर ये हाइपोटोनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने वहां पर बताया है, ठीक है। चलिए सेल वॉल, अब मैं क्या करता हूं, मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद होना चाहिए आपको, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दो तरह के आपके पास में बैक्टीरिया हो जाते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। याद करने का प्रयास कीजिए, ग्राम पॉजिटिव जो है वो कौन सा कलर देता है, वो देता है पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव जो है वो कौन सा कलर देता है, वो देता है पिंक कलर, राइट। चलिए तो अब इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन लोग। जब आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसकी साइज लगभग, अच्छा मेरे को यहाँ पे पिंक कलर से नहीं लिखना है, मेरे को पर्पल कलर से लिखना है। आई होप ये पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा, आई गेस इट इज विजिबल। चलिए जो पर्पल कलर होता है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें लगभग 20 to 80 नैनोमीटर की जो डायमेंशन होती है वो देखी जाती है उसकी सेल वॉल की, ठीक है।
यूजुअली ये जो बैक्टीरियल सेल होंगे, ग्राम पॉजिटिव सेल जो होंगे, उनके जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्मूथ होती है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? ग्राम नेगेटिव वालों के बैक्टीरिया के मुकाबले। तो यहां पर आपके पास एक सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होगी फॉर अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑलराइट, चलिए उसी तरीके से अगर मैं ये कह रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव सिंगल लेयर्ड है, तो ग्राम नेगेटिव तो आपके दिमाग में तुरंत से बत्ती जला देना चाहिए कि सर यहाँ पे कितने लेयर के होंगे? यहाँ पर 2 लेयर के होंगे। ठीक है, तो आपके पास में सेल वॉल भी यहाँ पर 2 लेयर्ड हो जाती हैं। एक तो बाहर का लेयर हो गया बच्चों, और एक ही अंदर का लेयर हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम नाम दे देंगे, क्योंकि बाहर के तरफ है तो बाहर वाले को नाम हमने क्या दे दिया? आउटर लेयर, और जो अंदर वाला रहेगा उसे नाम दे देना है इनर लेयर। तो ये हो गया हमारा आउटर लेयर और ये हो गया हमारा इनर लेयर। राइट, चलिए साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे बच्चों। आपसे एक बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं मैं कि इसको आपको नोट्स में लिखना जरूर है। देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसकी बनती है बच्चों? वो बनती है, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लिपिड्स, it is made up of things called as proteins, and apart from that you will also find यहाँ पर presence of lipopolysaccharide, मतलब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आपको देखने मिल जाएगी इनके सेल वॉल के आउटर लेयर में। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसके अंदर वाले लेयर की बात करोगे, ठीक है, इनर लेयर की बात करोगे, तो इनर लेयर में आपको क्या क्या देखने मिल सकता है? इनर लेयर में आपको देखने मिल जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकान या ग्लाइकन बोलते हैं काफी सारे लोग, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। फिर आपको यहां पर देखने मिल सकते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा आप यहां पर क्या देख पाएंगे? आप देख पाएंगे लिपिड्स, और आप देख पाएंगे यहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में अमाइनो एसिड्स, फ्री अमाइनो एसिड्स। आप कहोगे अमाइनो एसिड तो प्रोटीन बनाती हैं, तो प्रोटीन तो यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ भैया, प्रोटीन तो प्रेजेंट है, पर उसके अलावा यहां पर फ्री अमाइनो एसिड भी आपको इसके इनर वॉल में देखने मिल जाएंगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? चलिए, अब ये जो अरेंजमेंट है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने मिला इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेम कंपोनेंट हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी देखने मिलते हैं। मतलब मेरे को यहां पर लिपोपॉलीसेकेराइड दिख जाए, आई मीन प्रोटीन दिख जाएगा, लिपिड दिख जाएंगे, अमाइनो एसिड दिख जाएंगे, मुझे यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान भी देखने मिल जाएगा। अच्छा देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर ना कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा है, तो आप ध्यान में रख के रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट तो होना ही होना है यहाँ पर। अच्छा, एक बहुत काम की चीज है, वो काम की चीज ये है कि जब मैं इस आउटर लेयर को देखता हूं, किसकी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर लेयर को देखता हूं, तो मुझे ना यहाँ पर कुछ 16 स्ट्रैंड के प्रोटीन देखने मिल जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पोरीन्स। ठीक है, पोरीन्स आपको कहां देखने मिलेंगे? पोरीन्स आपको देखने मिलेंगे आउटर लेयर में, किसकी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पर। ये कहां पर है? देखो, ये आपको एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आ सकता है। अगर आप बीएससी वगैरह में हो तो ये आपके काम का ही है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आई मीन 11th या 12th में हो, तो भी आपके काम में ही लगने वाला है। चलिए, अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है बच्चों, वो 2 चीजों का बनता है। ठीक है, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। ये लोग जो स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाते हैं, देखो पेप्टिडोग्लाइकन आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और इनका जो नेटवर्क होता है बच्चों, उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोलते हैं इसे, या फिर आप म्यूरिन ना कह करके इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हो। ऑलराइट, म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। किसे बोला जाएगा? जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी हमारे पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसमें आप 2 अलग अलग पार्ट देख पाते हैं। ठीक है, इसमें आप 2 अलग अलग पार्ट देख पाते हैं। एक यहां पर आप देख पाते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दूसरा आप देख पाएंगे यहां पर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन। तो ये आपको ध्यान रख के रखना है कि रिपीटिंग यूनिट पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर 2 होती हैं, एक तो NAM होती है और एक NAG होती है। तो इसको नाग और नाम करके आप लोग आपकी किताब में लिख देंगे। नाग और नाम जो है ये केवल और केवल बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने मिलती हैं, क्योंकि उनकी बैक्टीरियल सेल जो है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है, सेल वॉल जो है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकान की।
चलिए इतना किस्सा क्लियर हो गया आपको, इतना किस्सा क्लियर हो गया आपको। चलिए यहां पर हम लोग है ना सेल वॉल को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ऑलराइट, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने मिल सकता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रख के रखनी है कि रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द ऑर्गेनिज्म इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल ऑलवेज सर्व एज अ selectively permeable membrane. It is a selectively permeable membrane. What it does is it makes sure कि बाहर से जो चीजें अंदर आ रही हो वो रेगुलेटेड हो, और जो अंदर से सेल के अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट में जा रही हो वो सेल्स वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैसे हो, रेगुलेटेड तरीके से जाए। हर चीज को अंदर बाहर मूव करने दिया जाएगा नहीं। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन लिख दिया मैंने, यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए था सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए फटाफट से करेक्ट करके अपने आप को लिख लेते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तीनों ही लेयर आपने देखे हैं तो आपको पता चलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनर मोस्ट लेयर है इन तीनों का। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। राइट, नाउ आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि ये जो है ना इट इज अ लिपिड बाइलेयर। इट इज अ लिपिड बाइलेयर। इसके स्ट्रक्चर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा इट इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। जो बना हुआ किसका है, ये बना है फॉस्फोलिपिड का। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं बाइलेयर का। ये ऊपर आपके फॉस्फेट ग्रुप हो गए, नीचे आपकी फैटी एसिड, फिर ये आपका ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप और ये नीचे फिर फैटी एसिड। देखिए अब इस तरह से क्या होता है, हमारा जो बाइलिपिड लेयर है वो बन करके तैयार होता है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर दो कंपोनेंट। अरे वाह, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, देखिए इस तरह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनके तैयार होता है, जहां पर ऊपर आप देखते हैं आपके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ऊपर और नीचे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, और ये बीच में जो है ये क्या हो जाती हैं, आपकी फैटी एसिड्स हो जाती हैं। जनरली ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसको हम लोग हेड के नाम से जानते हैं, और ये जो फैटी एसिड है इसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन किया जाएगा अगले क्लासेस में। ठीक है, फॉर टाइमिंग आपको इतना पता होना चाहिए, तो आप प्लीज इसको यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिख लीजिए और थोड़ा सा इसको मार्क कर दीजिएगा। चलिए इतना पार्ट क्लियर है। अब आप बैक्टीरियल सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है बैक्टीरियल सेल जो है ना, सेल जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल के अंदर, इट इज वेरी एक्टिव, है ना। इट इज वेरी एक्टिव। व्हाई इज इट वेरी एक्टिव? बिकॉज इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, लिपिड बनाने में मदद करती है इसकी सेल मेम्ब्रेन इसके अलावा हम देख पाते हैं कि ये सेल वॉल बनाने में भी मदद करती है। किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। चलिए इतना भाग आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको एक और चीज बताता हूं मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल अंदर की तरफ बहुत सारे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट मी टेक दिस येलो कलर, ये जो अंदर की तरफ है ना बहुत सारे ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। तो ये जो इनफोल्डिंग्स ये अंदर की तरफ बनाती है, इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। ये जो इनफोल्डिंग्स अंदर बन रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। देखिए वीडियो बहुत लंबी बन रही है, बहुत सारी चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। देखिए आपको है ना, आपको यहां पर देखने मिल जाएगी मीजोजोम। लेट मी टर्न दिस कलर टू ग्रीन। चलिए यहां पर आपके पास में मीजोजोम हो जाते हैं। व्हाट आर मीजोजोम? मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो इनफोल्डिंग है ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, सेल के बाहर नहीं जा रही। ठीक है, इट इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, आई मीन टुवर्ड्स द सेल। अब ये जो मीजोजोम है ये क्या क्या करने में मदद करती है? तो मैंने जो आपको बताया कि सेल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वो जो एक्टिविटी आ रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन की, रेस्पिरेशन के प्रति, लिपिड सिंथेसिस के प्रति, सेल वॉल फॉर्मेशन के प्रति, फिर डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इनफैक्ट
डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाएगा, डॉटर सेल को किया जाएगा। वो सब किसके द्वारा करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है मीजोजोम के द्वारा। बच्चों किसके द्वारा करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है किसके द्वारा, मीजोजोम के द्वारा करवाया जा रहा है। राइट। चलिए, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर है ना कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट दिख रहे हैं मुझे। मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पर कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो चलिए थोड़ी सी बात राइबोसोम की भी कर ली जाए। यस, चलिए राइबोसोम की अगर आप बात करते हैं तो राइबोसोम बेचारा एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि का नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये लगभग आपको हर कहीं पे देखने मिल जाता है, चाहे आपके पास कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपके पास में कोई यूकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, तो राइबोसोम की अगर आप बात करते हैं तो राइबोसोम जो है वो आपके पास दो तरह के होते हैं। एक राइबोसोम होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड राइबोसोम, और दूसरा राइबोसोम होता है आपके पास में जिसे आप कहते हैं फ्री राइबोसोम। देखिए फिक्स्ड और फ्री क्या समझ में आता है आपको इससे? फिक्स मतलब ये किसके साथ में अटैच होगा, फिक्स्ड राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख देता हूं मैं। और फ्री जो है वो क्या करते हैं, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आसानी से लोग क्या करते रहते हैं बच्चों, तैरते रहते हैं। अब क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहां पर जो आपको राइबोसोम देखने मिलते हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट होता है 70S। यहां पर S का मतलब क्या है, S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ऑलराइट, चलिए 70S राइबोसोम जो है इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। एक सब यूनिट होती है थोड़ी सी लार्ज और दूसरी सब यूनिट होती है थोड़ी सी स्मॉल। जो लार्जर सब यूनिट होती है बच्चों वो होती है 50S की, और जो स्मॉलर होती है वो होती है 30S की। तो बेटा ये प्लस नहीं करना है आपको, ठीक है, 70 और 30 को प्लस नहीं करना है, वो आपको ध्यान में रख के रखना है कि इनका अलग अलग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब राइबोसोम जो है वो करते क्या है, व्हाई इज इट दैट ये सभी तरह के सेल्स में प्रेजेंट है? तो ये एक इवेंट करवाते हैं जिसे कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और बायोलॉजी की भाषा में इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो जो फिक्स्ड राइबोसोम था वो ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो जाएंगे कहां पर, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक राइबोसोम है जो यहां पर प्रोटीन बना रहा है, इसको आपको सेल के बाहर निकालना है, और एक दूसरा राइबोसोम है जो यहीं पे कहीं पर है, इसको सेल के बाहर निकालना है, कौन सा ज्यादा आसान होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है वो? ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी द वन व्हिच इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना, अगर वो फिक्स्ड है मतलब राइबोसोम अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है तो वो ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा उसका। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहे हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहे हैं, उनको यूज किया जाएगा इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अच्छा, जनरली मैं क्या देखता हूं कि राइबोसोम जो है वो ऐसे ग्रुप बना करके 4 से 8 राइबोसोम आपस में ग्रुप बना लेते हैं और अटैच कर लेते हैं अपने आप को mRNA के साथ में। ठीक है, ये हमारा ब्लू वाली जो लाइन हो गई वो हमारी mRNA हो गई, और ये जो हो गई ये हमारे राइबोसोम हो गए। तो कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि जो mRNA है, काफी सारे mRNA आपस अमीन काफी सारे राइबोसोम जो है वो mRNA के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और इस स्टेट में उन्हें आप क्या कह सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, या फिर आप उसको कह सकते हो पॉलीसोम। इनका काम क्या होता है, जब एक साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने होते हैं तब ये काम आते हैं। ठीक है, दे कैन हेल्प टू सिंथेसाइज मेनी प्रोटीन्स एट ए टाइम, सेवरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन अगर आपको बनानी हो तो ये पॉलीराइबोसोम्स जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन ऐड कर देंगे, सेवरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन्स, सेवरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन्स अगर आपको बनानी हो तो आप किसकी मदद लेंगे, आप लेंगे मदद पॉलीराइबोसोम्स की। चलिए यहां पर राइबोसोम की बात भी हो गई है।
यहाँ पर राइबोसोम की बात भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखो, ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल के बारे में हम लोग ने आपको साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो डिस्कशन हुआ है इट वाज एक्चुअली सपोज टू गो विद द सेल एनवेलोप, बट अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कशन हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा ही दिख जाए। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आई गेस ये आपको स्क्रीनशॉट लेने में मदद कर देगा। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड या स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी से न्यूक्लियस के बारे में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस नाउ, ओके। स्टे विथ मी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है मेरे को पता है, इनफैक्ट थोड़ी और वीडियो चलने वाली है बड़ी अभी। यहीं पे हम लोग एक बात कर लेते हैं हमारे न्यूक्लियस के बारे में। देखो बच्चों, बैक्टीरियल सेल है, कौन सा सेल है? बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। न्यूक्लियस की परिभाषा क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो हम लोग इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, बट हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग इसे बोलेंगे न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड के लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं। कई बार न्यूक्लियोइड को बहुत सारी किताबों में जीनोफोर के नाम से बोला जाता है, कई बार इसे प्रोक्रोमोसोम बोला जाता है, प्रोक्रोमोसोम। अच्छा, कई बार इसे हम देखते हैं कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस कब होगा? जब हम लोग इसमें कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे तब। और कई बार इसको क्रोमोनीम के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज बहुत सारे नाम लेकर के बैठी है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे विद द नेम ऑफ न्यूक्लियोइड। देखिए न्यूक्लियोइड जो है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपके पास में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। ध्यान में रख के रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर, और जनरली जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए होता है लीनियर। तो एक सिंगल होता है, और ये कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड है, सुपर कॉइल्ड है, इनफैक्ट सुपर कॉइल्ड है। अच्छा देखिए, एक चीज समझाता हूं मैं। अगर ये हाईली कॉइल्ड होता है तो अंदर है ना बहुत सारी टेंशन बिल्ड हो जाती है। बहुत सारी टेंशन बिल्ड होने की वजह से क्या होता है? इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि ये खुल जाए, है ना। ये जो कॉइलिंग थी वो अनकॉइल हो जाए, अनटैंगल हो जाए, और हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे ये ऐसा कॉइल ही रहे। तो हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स को पैक कर देते हैं, कुछ प्रोटीन्स इसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे लड़कियां अपनी चोटी बांधती हैं तो उसके ऊपर ये लोग क्या कर देती है? रबर बैंड लगा लेती है, या फिर वो व्हाट डू यू कॉल इट, क्लैचर लगा देती हैं। वैसे ही हमने क्या करना है? इस हाईली कॉइल्ड डीएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगा देने, और इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पॉलीअमाइंस बोलने हैं, पॉलीअमाइंस बोलने वाले हैं। तो सुपर कॉइल्ड विथ पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस। ऑलराइट, चलिए पॉलीअमाइंस भी बना दिया आपने। अब क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, तो मैं ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे जेनेटिक मटेरियल को कह देता हूं कि ये है नेकेड। क्या है? नेकेड है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल है इकोलाई का, ठीक है। इकोलाई का एग्जाम्पल है। इकोलाई के अंदर डीएनए का जो लेंथ होता है बच्चों वो 4.6 इंटू 10⁹9 बेस, आई मीन 10⁶ बेस पेयर होता है। आई एम सॉरी फॉर दिस, 10⁶ बेस पेयर होता है ना। चलिए इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मैं यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा अभी बकवास नहीं ले रहा हूँ मैं न्यूक्लियोइड के बारे में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ में एक दूसरे जेनेटिक मटेरियल की भी बात करनी है, जिसे मैं कहता हूँ प्लाज्मिड। देखिए पिछले बार भी मैंने प्लाज्मिड के बारे में बात की थी, तो मैं उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। प्लाज्मिड जो है वो कैसा है? वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, मतलब ये जीनोमिक डीएनए के बाहर है, और इसका शेप कैसा है? सर्कुलर है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटिटी है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डीएनए जो है सेल का वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट मैं तो अपनी मर्जी से डिवाइड करने वाला हूं। दूसरा, ये क्या करता है? ये मेरे बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फीचर्स देता है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार ही बात करी थी, तो मैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप वो पास्ट वाला वीडियो देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है ये मेरे न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ जाता है।
ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, न्यूक्लियोइड के साथ में जाके अपने आप को असेंबल कर लेता है। तो इस केस में ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहा जाएगा, एपिसोम कहा जाएगा। इसको ध्यान में रख के रखेंगे, एपिसोम्स आर द प्लाज्मिड दैट कैन गेट एसोसिएटेड टेम्पररीली विद द जीनोमिक डीएनए। चलिए, इतना किस्सा हुआ प्लाज्मिड का। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहां से हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो मैं स्लाइड थोड़ी सी इधर सरकाऊंगा और मैं यहीं पे अपने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। इंक्लूजन बॉडीज, देखो बच्चों, इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या होता है। जनरली इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं क्या करती हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टोर्ड फूड। क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इनके अंदर होता है स्टोर्ड फूड। ठीक है, ठीक है। जनरली ये जो स्टोर्ड फूड होता है ये फ्रीली फ्लोट करता है। ठीक है, इट फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इट इज बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, या तो फ्रीली फ्लोट करता होगा या फिर ये कैसा होगा, बाउंड बाय प्रोटीन मेम्ब्रेन्स, या फिर प्रोटीन के लेयर के द्वारा कवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये अपनी किताब में दिए हुए हैं। साइनोफेसिन, ठीक है, साइनोफाइसिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। उसी तरह से आपके पास में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। और फॉस्फेट है, फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में इन अ बैक्टीरियल सेल। जबकि का अगर आप अब बात करते हो कुछ प्रोटीन जैसे कि अमीन कुछ वैक्यूल होते हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल हो गया, इसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है। उसी तरीके से आपके पास में देर आर थिंग्स कॉल्ड एज सल्फर ग्रैन्यूल्स। दीज सल्फर ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो गैस वैक्यूल और सल्फर वैक्यूल की बात करी है मैंने, ये आपको देखने मिलते हैं कहां पर, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर ही आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। ध्यान रख के रखना कि इंक्लूजन बॉडीज जो होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग बेसिकली खाने को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, पीली और फिम्बरी। पीली और फिम्बरी, पीली एंड फिम्बरी। देखिए आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे अगर मैं आपको फटाफट से इस बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिखाऊं, इस बैक्टीरियल सेल का अगर डायग्राम दिखाऊं तो मैं देखूंगा इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से, मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनफोल्डिंग होती है, तो अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग होती है उसको मेसोसोम बोल देंगे। कई बार ये जो फोल्डिंग है ये बाहर की तरफ निकल जाती है, लंबी लंबी फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो लंबी लंबी फोल्डिंग्स रहेंगी बाहर की तरफ, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे पिलाई। क्या बोलने वाले हैं, पिलाई बोलने वाले हैं। इनफैक्ट LI होता है, तो दिस इज अ पिलाई। कई बार आप क्या देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से ऐसे आउटग्रोथ होते हैं, बहुत सारे। तो इन छोटे आउटग्रोथ को आपको क्या बोलना है, इन छोटे आउटग्रोथ को आपने बोलना है फिम्बरी। सो देयर इज अ पिलाई एंड देन देयर इज अ फिम्बरी। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क नाउ। व्हाट इज अ पिलाई एंड व्हाट इज अ फिम्बरी। देखिए पिलाई जो होता है ये कैसे होते हैं, पिलाई के बारे में बात करते हैं। तो पिलाई कैसे होते हैं, थोड़े से लॉन्गर होते हैं, थोड़े से कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और किस तरफ होते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं। दोनों के दोनों आउटवर्ड ग्रोथ होते हैं। ठीक है, फिम्बरी और पिलाई। पिली का जो काम होता है बच्चों, पिली का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन करने में। जब बैक्टीरियल सेल कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है, तो जब ये लोग कॉन्जुगेशन करते हैं तो यही पिलाई क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है कॉन्जुगेटिंग पिलाई, कॉन्जुगेटिंग पिलाई। तो कुछ ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे एक ये बैक्टीरियल सेल था, ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है, इन्हें जब रिप्रोड्यूस करना होगा, इट इज एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट कैन बी कंसिडर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कॉन्जुगेटिंग पिलाई फॉर्म होगी, जहां से एक बैक्टीरियल सेल अपना फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे को दे देता है और ये बैक्टीरिया अपना फर्टिलिटी फैक्टर इसे प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो कॉन्जुगेशन करने में मदद करता है उसे कहा जाता है पिलाई। और पिलाई इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज पाइलिन या पिलिन। ठीक है,
जनरली पिलीन जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है, 1 से 4 होते हैं लगभग पर सेल, ठीक है, लगभग इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है। वहीं पर अगर आप फिमरी की बात करते हैं तो फिमरी कैसी होती है, फिमरी होती है थोड़ी सी स्मॉलर एंड लार्ज इन नंबर, इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, लार्ज इन नंबर। राइट, चलिए आगे डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिमरी में और क्या होता है। फिमरी जो है ना, फिमरी लगभग जब मैंने बोला कि लार्ज नंबर है तो 300 से 400 इनका नंबर हो सकता है किसी सेल के अंदर, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है अटैचिंग द ऑर्गेनिज्म टू सबस्ट्रेटम, अटैचिंग द ऑर्गेनिज्म टू सबस्ट्रेटम, सरफेस के साथ जोड़े रखने का काम करते हैं ये हमारे फिमरी। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो हमें इन्फेक्शन करता है, नाइजीरिया गोनोरी, नाइजीरिया गोनोरी। देखिए नाइजीरिया गोनोरी जो है ये कहां पर देखने मिलता है आपको, ये आपको देखने मिल जाता है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, ये आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। तो नाइजीरिया गोनोरी से आपको जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया के अंदर ये जो नाइजीरिया गोनोरी है ये आपके यूटीआई के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश कर देता है, तो जो जोड़े रखता है उसको यूटीआई के अंदर वो ये फिमरी होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, अगर आप यहां तक बने हैं तो आपको मैं 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा। लास्ट पार्ट है बच्चों ये फ्लैजेला। ऐसा हो सकता था कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल हो, ऐसा भी हो सकता था कि बैक्टीरिया नॉन मोटाइल। अगर ये नॉन मोटाइल है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर ये मोटाइल है, ठीक है, अगर ये मोटाइल है तो फिर हमारे को इसको समझना पड़ेगा। तो लोकोमोशन के लिए इसके पास एक ऑर्गेनल होता है जिसे कहा जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। चलिए तो मैं फटाफट से एक बैक्टीरिया ड्रॉ करता हूं। ये हमारी इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा बच्चों, इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे फ्लैजेला का एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है इसका सेल वॉल पर और फिर एक पार्ट होता है बाहर की तरफ। तो ये जो 3 पार्ट है इनका क्या नाम दिया गया है, इनका नाम है बेजल बॉडी। जो बेजल बॉडी होती है बच्चों वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। दूसरा भाग होता है हुक, हुक जो होती है वो सेल वॉल पर होती है और पीछे ये बड़ी सी टेल होती है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये हमारे फ्लैजेला का सबसे बड़ा पार्ट होती है और सबसे बड़ा पार्ट होने के अलावा ये क्या करती है, मेजर प्रोपोर्शन जो लोकोमोशन का होता है, जो मेजर पार्ट होता है लोकोमोशन का वो इसके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास इन बेजल बॉडी में और इन हुक्स के अंदर कुछ रिंग्स होती हैं। तो अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है, अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेके बैठा हूं तो मेरे पास इस हुक के अंदर मतलब सेल वॉल में 2 तरह के रिंग्स हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा यूज फिलहाल आपके लिए नहीं है। एस और एम रिंग, ठीक है। अगर मैं आई एम सॉरी, एस और एम नहीं आएगी यहां पर आएगी आपके पास में एल और पी रिंग। एल और पी रिंग आपको सेल वॉल में दिखने मिलती है और एस एंड एम रिंग आपको देखने मिल जाएगी सेल मेम्ब्रेन पर। कौन से बैक्टीरिया के अंदर होगा ये देखने मिलेगा आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। वहीं पर अगर आपके पास में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एसएम होती है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फटाफट से ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल पर और सेल मेम्ब्रेन पर दोनों में ही हमारे पास रिंग्स होती हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में खाली और खाली सेल मेम्ब्रेन पर रिंग होती है। सेल वॉल पर जो रिंग होती है बच्चों उसे को कहते हैं एल और पी रिंग और सेल मेम्ब्रेन पर जो होती है बच्चों उसे कहते हैं एस और एम रिंग। ग्राम पॉजिटिव में भी एस और एम रिंग ही प्रेजेंट होती है। चलिए इतना किस्सा क्लियर है, इतना किस्सा क्लियर है। हाँ, आपके मन में सवाल आ सकता है कि भैया फ्लैजेला किस चीज का बनता है। तो फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो क्या बनाता है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। चलिए इतनी बात क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है।
यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल है वो समाप्त होता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख करके आपका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप रुक रुक के वीडियो को पॉज भी करके मतलब स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगर आपने साथ में लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर अपना वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।